Hello everyone, welcome to English Academy. I am Mithul and today's topic of discussion is learning tenses through translations. And we'll be discussing present perfect tense in it. इसमें हम present perfect tense के बारे में end to end जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट वील टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो जब भी हम लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं कि मैं घुड़सवारी कर चुका हूँ, मैं लंदन जा चुका हूँ, जब हम ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. जब हम प्रेजेंट रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि अभी काम हो चुका है, वो खाना खा चुके हैं, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. जब भी हम अनफिनिश्ड टाइम वर्ड के बारे में बात करते हैं कि अभी वो काम हो चुका है, फिलहाल अभी के टाइम पे वो काम हो चुका है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. नाउ हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचाने कैसे? तो जब भी हमारा एंड ऑफ द सेंटेंस में चुका है, चुके हैं, चुकी है आ जाए, देन वी मेक यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसके अलावा बहुत सारे केसेस में हमारा सेंटेंस होगा कि वो वहाँ पर गया है या मैं ये चीज़ लाया हूँ. अगर ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपको दिखे तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे. क्यों? बिकॉज ये अभी एक प्रेजेंट रिजल्ट के बारे में बता रहा है या एक अनफिनिश्ड टाइम एक्शन के बारे में बता रहा है. तो प्रेजेंट परफेक्ट को जानने का एक तरीका है कि एंड ऑफ द सेंटेंसेस में चुका है, चुके हैं, चुकी है आ जाए, और नहीं तो आप यूजेस को ध्यान में रख के आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचान सकते हैं. क्योंकि जब आप यूजेस को ध्यान पे रखेंगे तो आपको बाकी के सेंटेंसेस में अगर ऐसे एंड ऑफ द सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. Now the auxiliary verbs which are used in present perfect tense. तो पहला auxiliary verb है has, और has जो है वो हमेशा singular subject के साथ लगता है. For example, she has done her work. So she is a singular subject, एक वचन है, इसीलिए इसके आगे has लगा है. Annie has called her parents. So Annie is also a singular subject, इसलिए इसके आगे has auxiliary verb लगा है. When we talk about have is used with I, you and plural subject. So I, P, U के बारे में अगर हम बात करें, जो ये पर्टिकुलर जो वर्ड है ये मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के डिस्कशन में आपको बता चुकी हूँ. तो जब हम I, P, U के बारे में बात करते हैं तब हम have auxiliary verb का यूज करते हैं. और उसका एग्जाम्पल है you have turned into an intelligent person. So you is basically subject, तभी इसके आगे have आ रहा है. Mac and Jack have played volleyball. So Mac and Jack are plural subjects, hence इनके साथ have auxiliary verb आ रहा है. So has और have के ये uses हैं. Now there are 4 sentences in present perfect tense. First is affirmative and positive. So affirmative और positive कौन से होते हैं? सकारात्मक वाक्य जिसमें positivity दिखे. नेक्स्ट इज नेगेटिव, जिनको हम नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं जिसके अंदर नो या नहीं आता हो. इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और इनको हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं. देन वी हैव नेगेटिव इंटेरोगेटिव. नेगेटिव इंटेरोगेटिव इज नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं का यूज भी किया जाता है. Now the rule for positive sentence. So positive sentence का rule क्या है? पहले subject plus has and have plus verb third form and object. याद रखिएगा जब भी हम present perfect tense के बारे में बात करते हैं, the reason why it is very very important because present perfect tense में हम verb की third form का use करते हैं. has have के साथ हम हमेशा verb की third form लगाते हैं. So the rule for positive sentence is subject plus has have plus verb third form plus object. So its example are he has already attended the meeting. So he is basically subject, has because subject is singular, hence has auxiliary verb, verb third form attended and object. They have met each other. वे एक दूसरे से मिल चुके हैं. So subject is plural, that's why have, verb third form and object.
Now some translations of positive sentence. वह झाड़ू लगा चुकी है. अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा ये पॉजिटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिकॉज एंड में चुकी है आया हुआ है और ये एक पॉजिटिव नोट छोड़ रहा है. सो वह झाड़ू लगा चुकी है. सो it will be she has swept the floor. So subject has have auxiliary verb third form, sweep का third form is swept, and object. कुछ घंटों पहले बारिश हो चुकी है. सो एंड में चुकी है आ रहा है. सो इट विल बी इट हैज ऑलरेडी रेन्ड फ्यू आवर्स बैक. सो सब्जेक्ट has auxiliary verb third form and object. हम समस्या सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं. सो चुके हैं आ रहा है और पूरा सेंटेंस एक पॉजिटिव नोट छोड़ रहा है. सो इट विल बी वी हैव ट्राइड टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम. सो सब्जेक्ट हैव ऑक्सिलरी वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. पिताजी पौधों को पानी दे चुके हैं. सो एंड में चुके हैं आ रहा है. सो इट विल बी फादर हैज वाटर्ड द प्लांट. सो सब्जेक्ट auxiliary verb third form and object. Now before going on to the rule for negative sentences, we have already discussed translation of simple present tense. So if you haven't seen the video of simple present tense translation, there is a link of that video in the description box. You can click on the link and you can actually go and see that simple present tense video. Now coming back to the rule for negative sentence, the rule for negative sentence is subject plus hasn't. Has not का contraction होता है hasn't, haven't जो है have not का contraction, verb third form and object. Why negative? Because यहाँ पे not लग रहा है. So hence it's a negative sentence, या हिंदी में हम इसे बोलेंगे ये एक नकारात्मक वाक्य है. So its examples are they haven't talked to each other yet. उन्होंने अभी तक एक दूसरे से बात नहीं की है. तो देखिए इसमें चुका है नहीं आया है लेकिन बात नहीं की है. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे है? क्योंकि ये अभी एक प्रेजेंट रिजल्ट के बारे में बता रहा है या एक अनफिनिश्ड टाइम एक्शन के बारे में बता रहा है. तो हेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो दे हैवंट टॉक्ड टू ईच अदर येट. सो सब्जेक्ट हैव नॉट, verb third form and object. My kid hasn't slept. मेरा बच्चा अभी तक नहीं सोया है. अगेन चुका है नहीं है, सोया है तो मतलब ये एक प्रेजेंट रिजल्ट के बारे में या अनफिनिश्ड टाइम एक्शन के बारे में बता रहा है. सो इट विल बी सब्जेक्ट सब्जेक्ट auxiliary verb and verb third form. Now we'll see the translations of negative sentence. हमारी टीम मैच नहीं हारी है. तो अब देखिए इसमें चुका है नहीं है लेकिन हारी है ज़रूर है. और आपको ये कैसे पहचानना है? क्योंकि ये एक अनफिनिश्ड टाइम एक्शन के बारे में बता रहा है कि काम जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है. ठीक है, तो टीम मैच नहीं हारी है और यहाँ पे आ रहा है नहीं, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. सो इट विल बी द टीम हैज नॉट लॉस्ट द मैच. सो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. उन्होंने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया है. अगेन किया है आ रहा है और नहीं है, तो ये एक पर्टिकुलर अनफिनिश्ड एक्शन के बारे में बता रहा है. सो दे हैवंट प्लान्ड एनीथिंग येट. तो सब्जेक्ट हैव नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. सुबह से बारिश नहीं हुई है. अगेन हुई है आ रहा है और नहीं, तो अगेन अनफिनिश्ड टाइम एक्शन है. सो इट हैजंट रेन्ड सिंस मॉर्निंग. सो सब्जेक्ट हैज नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. उन्होंने आज अपना रेस्तरां नहीं खोला है. सो खोला है और नहीं, अनफिनिश्ड टाइम एक्शन. सो सब्जेक्ट हैव नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. Now the rule for interrogative sentences. So interrogative sentences हमारे कौन से होते हैं? जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं. और मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, जब interrogative sentences होते हैं वो हमेशा क्या से शुरू होते हैं. तो जहाँ पे हमारा auxiliary verb आ गया वहाँ पे हमेशा क्या आ गया. तो normal interrogative sentences जो होते हैं वो हमेशा क्या से शुरू होते हैं. So the rule for interrogative sentences are has, have, auxiliary verb, subject, verb third form, object and of course question mark. So इसके कुछ examples हैं. Has she planted a tree? क्या वह पेड़ लगा चुकी है? Hence
has subject, verb third form, object and of course question mark. Have the policemen caught gangsters? क्या पुलिसमैन गैंगस्टर्स को पकड़ चुके हैं? So have subject, verb third form, object and of course question mark. Now we'll see the translations of interrogative sentence. So क्या वो बच्चे को खाना खिला चुके हैं? तो अब ये interrogative sentences कैसे पहचाना जाएगा? एंड में आ रहा है चुके हैं और आपका स्टार्टिंग हो रहा है क्या से, तो जो भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है वो नॉर्मल interrogative sentence है. So it will be have they fed the baby? So auxiliary verb, subject, verb third form, object and of course question mark. क्या मार्था पता भूल चुकी है? अगेन चुकी है क्वेश्चन मार्क और क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. सो हैज मार्था फॉरगॉटन द एड्रेस? सो ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क. क्या पिताजी दुकान से कुछ लाए हैं? तो ये लाए हैं आया है, यहाँ पे चुका है नहीं है, तो ये एक प्रेजेंट रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है. तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और स्टार्ट हो रहा है क्या से, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. सो हैज फादर बॉट एनीथिंग फ्रॉम द शॉप? सो ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क. ये भी ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. क्या वो केक काट चुके हैं? सो चुके हैं और क्या है, तो इट विल बी हैव दे कट द केक? सो हैव सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, कट कट कट, कट का सेम ही रहता है एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क. नाउ इन इंटेरोगेटिव फैमिली, in interrogative sentences we have WH family. So why WH family? Because WH family को हम अलग treat करते हैं. WH family कौन से होते हैं? What, why, when, where, how. So ये WH family है when we talk about interrogative pronouns. So हिंदी में अगर हम बात करें कब, किधर, कैसे, क्यों, जब ऐसे शब्द हमारे sentences में आने लग जाए और वो प्रश्नवाचक हो, तब हमारा WH family यूज होता है. तो WH family का रूल है WH family has, have, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क. तो इसका एक एग्जांपल है वेयर हैव दे गॉन ऑन हॉलीडेज? वह छुट्टियों में कहाँ गए हैं? तो ये एक प्रेजेंट रिजल्ट के बारे में बता रहा है. सो WH फैमिली, हैव ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क. अब आप हिंदी में देखिए तो वह छुट्टियों में कहाँ गए हैं, वो क्या से शुरू नहीं हो रहा है WH फैमिली, हमारा बीच में कहाँ, कब, कैसे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे शब्द आएंगे सेंटेंसेस के बीच में, तब हमारा WH फैमिली होगा. Why has aunt called you? Aunt ने तुम्हें क्यों बुलाया है? So WH family has auxiliary verb, subject, verb third form, object and of course question mark. Now in WH family when we talk about which and whose, इनका रूल थोड़ा अलग होता है. which का मतलब होता है कौन सा और whose का मतलब होता है किसका. तो जब हम कौन सा और किसका के बारे में बात करते हैं तब हमारा रूल थोड़ा सा अलग होता है, बिकॉज इनके साथ हमेशा एक पोजेशन जुड़ता है. किसका बैग, कौन सी जगह, कौन सा देश, किसके पापा. तो देखिए बैग, जगह, देश, पापा, ये सब पोजेशन हैं जो इनके साथ जुड़ रहे हैं. तो इनका रूल होगा which, whose plus possession, has, have, auxiliary verb, subject, verb third form, object and of course question mark. तो इनका एग्जाम्पल है which bag has she lost? वो कौन सा बैग खो चुकी है. सो which possession, because which के साथ आ रहा है कौन सा बैग, auxiliary verb has, subject, verb third form and question mark. Whose house have they visited? So whose house have they visited is whose possession, have, they, subject and verb third form and of course question mark. अब इसमें have क्यों आया? क्योंकि subject के हिसाब से हमारा auxiliary verb लगता है. subject अगर हमारा plural है तो auxiliary verb ही हमारा have होगा. Now some translations of WH family.
उसने खाने में क्या बनाया है. सो व्हाट हैज शी कुक्ड फॉर डिनर. अब ये पता कैसे चलेगा कि ये WH फैमिली है. एक तो ये बनाया है, तो ये एक अनफिनिश्ड एक्शन या प्रेजेंट रिजल्ट के बारे में बता रहा है. दूसरा क्या जो है ये हमारा मिड ऑफ द सेंटेंस में आ रहा है. सो इट विल बी व्हाट हैज शी कुक्ड फॉर डिनर. सो WH फैमिली ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा ऑक्सिलरी वर्ब लगा है, वर्ब थर्ड फॉर्म and object and of course question mark. So WH family auxiliary verb subject verb third form object and question mark. कितने बजे वे पतंग उड़ा चुके हैं. सो चुके हैं आ रहा है और शुरू में आ रहा है कितने बजे, तो इट विल बी when have they flown the kite. So WH family auxiliary verb subject verb third form object and question mark. किसका लैपटॉप वो ठीक कर चुके हैं. अब ये हमारा विच हुज वाला है. क्यों? बिकॉज किसका के साथ लैपटॉप एक पोजेशन जरूर जुड़ रहा है और चुके हैं तो एंड में आ ही रहा है. सो इट विल बी हुज लैपटॉप हैव दे रिपेयर्ड. सो whose possession auxiliary verb subject verb third form and of course question mark. कौन सी ड्रेस उसने पार्टी के लिए चुनी है. अब कौन सी ड्रेस अगेन एक पोजेशन है. सो इट विल बी विच ड्रेस हैज शी सिलेक्टेड फॉर द पार्टी. सो विच पोजेशन हैज सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. Now, before going on to the rule for negative interrogative sentences, we have already discussed translation of present continuous tense. So, if you haven't watched the video of present continuous tense, you can watch them. The link is in the description box. Now, the rule for negative interrogative sentence. So, the rule for negative interrogative sentence is hasn't, haven't, सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. अब ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्यों है? बिकॉज ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हैं, तो इसमें नॉट तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम इसको दो रूल से लिख सकते हैं. हैजंट, हैवेंट, सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. तो हैजंट हैवेंट को जब हम ऐसे लिखेंगे तो हम बोलेंगे भी ऐसे ही. हम इनको हैज नॉट, हैव नॉट नहीं बोल सकते. और अगर आपने इनको अलग अलग बोलना है तो उसका रूल है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अब इसका एक एग्जाम्पल है हैजंट इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स. क्या मूसलाधार बारिश नहीं हुई है? सो हैजंट सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क. हैव दे नॉट शॉट द वीडियो. क्या उन्होंने अभी वीडियो शूट नहीं की है? सो इट विल बी हैव subject not verb third form object and of course question mark. Now going on to the rule translation of negative interrogative sentences. क्या सुबह बर्फबारी नहीं हुई है? तो ये एक अनफिनिश्ड एक्शन के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हुई है आया है. चुका है भी आ सकता है, लेकिन अगर नहीं आया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा बिकॉज ये एक अनफिनिश्ड एक्शन के बारे में बात कर रहा है. सो इट विल बी हैजंट इट स्नोड इन द मॉर्निंग. सो ऑक्सिलरी वर्ब एंड नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन हैजंट, सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. क्या कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिली है? अगेन एक अनफिनिश्ड एक्शन है तो कंफ्यूज मत होइएगा. सो इट विल बी हैवंट एम्प्लॉयज अलॉटेड लीव. सो हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हैवंट, सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. क्या बच्चों ने फुटबॉल नहीं खेला है? अनफिनिश्ड एक्शन है, सो हैवंट द किड्स प्लेड फुटबॉल. सो हैवंट सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. क्या राम ने बर्गर के पैसे नहीं चुकाए हैं? अनफिनिश्ड एक्शन है, सो हैज राम नॉट पेड फॉर द बर्गर. सो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. Now let's do some practice exercise and we'll be doing translations in it. वह तस्वीर बना चुकी है, खिलाड़ी खेल हार चुके हैं. ये दोनों हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं और ये पता कैसे चल रहा है? एक पॉजिटिव नोट दे रहे हैं या इसमें नहीं नहीं है. सो इट विल बी द रूल फॉर पॉजिटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो पहले का जो हमारा ट्रांसलेशन होगा वह तस्वीर बना चुकी है. सो शी
has already painted a picture. और नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, she has painted a picture. खिलाड़ी खेल हार चुके हैं. So sportsmen or players is a better term, have lost the match. तो subject has, verb third form and object, and इसमें subject have because players बहुत सारे हैं, so have verb third form and object. उसने दीवार पर तस्वीर नहीं टांगी है, छात्रों ने नोटबुक नहीं जमा करी है. ये दोनों हमारे नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य. सो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैजंट, हैवंट. ये दोनों हैज नॉट और हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. सो इनकी ट्रांसलेशन होगी उसने दीवार पर तस्वीर नहीं टांगी है. सो he hasn't hung the painting on the wall. छात्रों ने नोटबुक नहीं जमा की है. So it will be students haven't submitted the notebook yet. अब इसको हम रूल वाइज देख लेते हैं. सब्जेक्ट हैजंट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हैव नॉट, इसको हम हैव नॉट भी लिख सकते हैं, हैवंट भी लिख सकते हैं. हम उसमें भी हैज नॉट और हैजंट दोनों लिख सकते हैं. सो हैव नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. और इसमें हमारा येट क्यों आया? क्योंकि अभी तक ये अनफिनिश्ड एक्शन है. तो अनफिनिश्ड एक्शन के लिए हम हमेशा येट यूज करेंगे कि स्टूडेंट्स ने अभी तक नोटबुक जमा नहीं की है. क्या वो चाय पी चुका है? किसने पंखा बंद किया है? तो ये हमारा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और एक WH फैमिली. दोनों इंटेरोगेटिव का ही पार्ट है, बट पहला इंटेरोगेटिव है नॉर्मल क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है और दूसरे में किसने आ रहा है, तो ये WH फैमिली है. तो पहले हम इंटेरोगेटिव का रूल लिखेंगे. हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. और इस WH फैमिली का रूल है WH फैमिली प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. सो क्या वो चाय पी चुका है? हैज ही ड्रंक द टी. इससे भी बेटर हम लिख सकते हैं has he taken the tea. और अगर हम इंग्लिश के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा लेमैनिश हो जाता है, थोड़ा सा गलत है ये. दिस इज बेटर, has he taken the tea. किसने पंखा बंद किया है? who has switched off the fan. So इसका has subject verb third form, take, took, taken, verb third form, object and question mark. WH family has verb third form. Why? Because switch off का third form will be switched off. ये एक phrasal verb है, तो phrasal verb में जो हमारा verb वाला part होता है वो change होता है, जो हमारा preposition वाला part होता है वो change नहीं होता, क्योंकि preposition के forms नहीं होते हैं. तो verb वाला part change होगा. So switch is a verb. So switch, switch, switched and object and of course question mark. कौन सी किताब वो बेच चुके हैं? किसकी बहन ने आर्मी में दाखिला लिया है? तो अब ये जो है ये हमारा पोजेशन वाले WH फैमिली है. सो इट विल बी which, whose प्लस पोजेशन
plus has have plus subject verb third form plus object plus question mark. So it will be कौन सी किताब वो बेच चुके हैं. So which book have they sold? किसकी बहन ने आर्मी में दाखिला लिया है? Whose sister has taken admission in the army? So which possession have subject, verb third form and question mark? Whose possession has verb third form and object and of course question mark. So ये which और whose का sentences हैं. क्या वो पर्चे के लिए नहीं पढ़े हैं? क्या अध्यापक ने नहीं पढ़ाया है? ये हमारे दोनों नेगेटिव इंटेरोगेटिव है. क्यों? बिकॉज एंड में पढ़े हैं, पढ़ाया है और नहीं आ रहा है और स्टार्टिंग हो रही है क्या से. तो ये एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इसके दो रूल हैं. haven't, hasn't plus subject plus verb third form plus object plus question mark. एक तो ये है. दूसरा है have, has plus subject plus not plus verb third form plus object plus question mark. हम दोनों तरीके से इसको लिखेंगे. तो पहला हम ऊपर वाले रूल के हिसाब से लिखेंगे, दूसरा हम नीचे वाले रूल के हिसाब से लिखेंगे और दोनों सही हैं. क्या वो पर्चे के लिए नहीं पढ़े हैं? So haven't they studied for the examination or exam? क्या अध्यापक ने नहीं पढ़ाया है? Has the teacher not taught? So haven't subject, verb third form, object and question mark. Has subject, not verb third form and question mark. Hence negative interrogative. So that was all in this video. And for more such interesting updates, hit on the bell icon, and if you haven't subscribed to our channel yet, please do that. Thank you so much.